आज हम लोग आईएससी क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 13, जो चैप्टर का नाम है मनी मीनिंग एंड फंक्शंस, इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पूरा थ्योरी चैप्टर है, एकदम इजी है, मतलब चैप्टर एकदम टफ नहीं, एकदम इजी चैप्टर है और पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। बस सुनना है और समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत उसको पढ़ लेना है, याद हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर में से ये एक है। स्टार्टिंग में हम आप लोगों को जितना भी चैप्टर्स करवा रहे हैं, ये सब इजी चैप्टर्स है, अभी तक टफ चैप्टर स्टार्ट नहीं हुए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ मनी। तो सबसे पहले हमको ये बताइए कि मनी का मतलब क्या होता है। जब हम बोलते हैं मनी, तो आप लोगों को क्या समझ में आया, व्हाट इज मनी? मनी का मतलब सब बोलेगा पैसा, तो पैसा तो हिंदी का ट्रांसलेशन हो गया। इंग्लिश में मनी, हिंदी में पैसा, बंगाली में टाका, सब अलग अलग। मतलब क्या होगा, मीनिंग क्या है? मनी का मतलब होता है, मनी मीन्स एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब मनी का मतलब है कोई भी ऐसा चीज जिसको लोग एक्सेप्ट कर रहा है इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको बोला जाएगा मनी। इसका बहुत सारे डेफिनेशन है। सबसे बेस्ट जो डेफिनेशन मनी का है वो आप लोग के बुक में देखिए, लिखा हुआ है, एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू इज नोन एज मनी। तो ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन दिया है। बोला है मनी का मतलब एनीथिंग जो कि जनरली एक्सेप्टेड है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब अगर कोई सामान तुम खरीदने या बेचने जाओ तो मनी को तुम इजीली एक्सेप्ट कर लेते हो। दूसरा, साथ साथ मेजर ऑफ वैल्यू के लिए भी एक्ट करता है। जैसे कि हमसे तुम पूछे, सर ये टी शर्ट कहाँ से लिए, अच्छा लग रहा है, बोलेगा बाबू ये टी शर्ट कितना में लिए, अच्छा लग रहा है, बोले बाबू 400 रुपये में, 300 रुपये में। तो कोई भी सामान का वैल्यू को भी तुम उसमें एक्सप्रेस कर सकते हो। एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को स्टोर करके भी इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ रखा जा सकता है। जैसे कि तुम्हारे पास 2000 रुपया है, तुम 2000 को रख दो, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना बाद भी वो 2000 ही रहेगा। तो मनी का मतलब वो चीज जिसको लोग इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नंबर 2, मेजर ऑफ वैल्यू एक्ट करता है, कोई भी सामान का वैल्यू को मेजर कर सकते हैं उसमें। और नंबर 3, इट कैन बी स्टोर्ड, स्टोर भी कर सकते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। ये 3 फंक्शन जिसके अंदर है उसको हम लोग बोलेंगे मनी। अब देखो, मनी को हम लोग बहुत सारा टाइम ना करेंसी और मनी को सेम समझ लेते हैं। देखो, करेंसी जैसे कि इंडिया का करेंसी क्या है, रुपीस, यूएस का डॉलर, सऊदी का रियाल, यूके का पौंड, तो ये सब करेंसी है। समझ में आ रहा है बात? ये सब अलग अलग जगह का करेंसी है। तो समझ में आ गया मनी का मतलब क्या है। अच्छा, मनी का बहुत सारा काइंड्स है, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मनी। कितना काइंड्स है? पहला है करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, दूसरा है डिपॉजिट मनी। अच्छा, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स का क्या मतलब है? देखो, जो नोट्स एंड कॉइन्स जो चलन में है, 5 का डॉलर, 10 का डॉलर, 500 का नोट, 200 का नोट, ये सब करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स है। ये भी एक फॉर्म ऑफ मनी है, पैसा है ना भाई, ये फॉर्म ऑफ मनी है। दूसरा, डिपॉजिट मनी और बैंक मनी। डिपॉजिट मनी और बैंक मनी का क्या मतलब है? डिपॉजिट मनी या बैंक मनी का मतलब होता है वो पैसा जो बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, जिसको तुम चेक से विड्रॉ कर सकते हो। अब क्या मतलब है इसका? देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मेरा बैंक में जो है 20,000 रुपीज़ है, तो हम तुमको 20,000 रुपीज़ का चेक दिए, तो उसका भी सेम वैल्यू रहा ना, उसका भी 20,000 का सेम वैल्यू रहा ना। तो डिपॉजिट मनी और बैंक मनी रिफर्स टू द डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द बैंक ऑन द बेसिस ऑफ विच चेक्स कुड बी ड्रॉन। तुम्हारे बैंक में जो डिपॉजिट है वो भी एक फॉर्म ऑफ मनी है, वो भी एक फॉर्म ऑफ पैसा है। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया नहीं आया? चलो, डिपॉजिट मनी समझ में आ गया। तो कितना तरह का मनी है? एक है करेंसी, कॉइन्स एंड पेपर, और दूसरा है डिपॉजिट मनी। अब इसी के बीच में और आता है एक टोकन मनी। सर टोकन मनी क्या है? टोकन मनी का मतलब होता है वो मनी जिसका फेस वैल्यू उसका मेटेलिक वैल्यू से ज़्यादा है। क्या मतलब है? जैसे कि देखो, हम ध्यान से समझो, एक का जो कॉइन बनता है ना, वो एक का कॉइन बनाने में 1 रुपये से ज़्यादा खर्च हो जाता है। समझ में आ रहा है बात? तो टोकन मनी का मतलब क्या है? वो मनी जिसका फेस वैल्यू उसका मेटेलिक वैल्यू से ज़्यादा है, उसका वैल्यू जो है उसका बनाने से ज़्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 का कॉइन,
समझ में आ रहा है बात? 20 का कॉइन, इसका ये टोकन मनी है। क्यों? क्योंकि इसका जो वैल्यू है 20 रुपये, 20 रुपये इसको बनाने में थोड़ी खर्च हुआ, बट एक का कॉइन इट इज़ नॉट ए टोकन मनी, क्योंकि इसको बनाने में 1 रुपये से ज़्यादा खर्च हो गया। समझ में आया बात? तो सर 10 और 10 और 20 का जो कॉइन है वो भी तो टोकन मनी, हाँ, क्योंकि उसको भी बनाने में उसका वैल्यू से ज़्यादा। यस, चलो समझ में आ गया। करेंसी तुमको याद रखना बस, करेंसी, कॉइन्स एंड पेपर, दो काइंड्स ऑफ मनी, और दूसरा डिपॉजिट मनी और बैंक डिपॉजिट्स। क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा देखो, मनी को, कॉइन्स एंड नोट्स को बोला जाता है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब क्या है सर? देखना, तुम अपना कॉइन नोट्स निकालना, 10 का, 20 का, 100 का, उसमें लिखा हुआ रहता है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ इतना रुपीज़, 500 रुपीज़, 2000 रुपीज़। इसको ही बोलते हैं लीगल टेंडर। मतलब तुम कहीं पे गए, कुछ सामान लिया और तुम उसको 500 का नोट दे रहे हो, वो बोल रहा है नहीं भाई हम पैसा नहीं लेंगे, 500 का सामान के बदले हम 500 का नोट नहीं लेंगे, तुम हमको गोल्ड ला के दो। तुम उसके ऊपर केस कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये लीगल टेंडर है, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते हैं। बीच में निकला था ना नीचे का मोदी वाला लोग जो है कॉइन नहीं लेने मांग रहा था, एक का कॉइन, तो अगर तुम कंप्लेन कर दो वो फंस जाएगा, क्योंकि ये सब लीगल टेंडर है, मना नहीं किया जा सकता। मना करने से उसके ऊपर केस हो सकता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई जब प्रिंट किया है मनी को तो उसमें गवर्नर प्रॉमिस किया है, ये लीगल टेंडर है, मैं धारा को कसम देता हूँ 500 रुपये अदा करने का, ऐसे हिंदी में भी लिखा हुआ रहता है ना, वचन देता हूँ, कसम में वचन देता हूँ, तो मतलब क्या, वो प्रॉमिस किया है। समझ में आ रहा बात? अगर ये प्रॉमिस वो निकाल लेना, वो बोल रहे हैं प्रॉमिस अपना हटा दे रहे, वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा। डिमोनेटाइजेशन में वही ना हुआ था, प्रॉमिस हटा दिया, लीगल टेंडर नहीं हुआ, अब उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ में आया बात मेरा? तो देखो, लीगल टेंडर दो तरह का होता है, एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर, दूसरा होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब है कि अप टू सर्टेन अमाउंट तक ही वो पैसा एक्सेप्टेड है, उससे ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सेप्ट नहीं होगा। और अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब है जितना तुम दो, बिलियंस ट्रिलियंस भी दो तो वो एक्सेप्ट होगा। लिमिटेड लीगल टेंडर में है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया में स्मॉल कॉइन्स जो है, 5, 10, 20, 25 पैसा का जो कॉइन है वो लीगल टेंडर है 1000 रुपये तक। अब तो वो चलता है नहीं, बट 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा का अगर किसी के पास कॉइन है तो वो 1000 रुपये तक उसमें पेमेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और उससे ऊपर का जितना है अनलिमिटेड लीगल टेंडर, जितना देना है तुम दो। तुम्हारे पास 10 का नोट है, तुमको किसी को 1 करोड़ पेमेंट करना है, तुम 10-10 का नोट में करो, वो लेगा, उसको लेना पड़ेगा। समझ में आया बात? तो क्लियर हो गया पॉइंट। लीगल टेंडर का मतलब क्या है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होते हैं और लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होते हैं। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है, फंक्शंस ऑफ मनी। मनी का क्या फंक्शंस है? मनी का फंक्शंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर 1 इज प्राइमरी फंक्शन, नंबर 2 इज सेकेंडरी फंक्शन, नंबर 3 इज कंटिजेंट फंक्शन। कितना फंक्शन है मनी का? प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कंटिजेंट फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है वो फंक्शन जो सबसे वाइडली यूज में है, मतलब यही मेन फंक्शन उसको बोल सकते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? प्राइमरी फंक्शंस को मतलब अगर ये फंक्शन कोई करेंसी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो मनी होगा ही नहीं। तो प्राइमरी फंक्शन जो है वो है मेन फंक्शन। सर क्या क्या आता है प्राइमरी फंक्शन में? नंबर 1 मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम ये कपड़ा खरीदे, बदले में क्या दिए? पैसा। फ़ोन खरीदे, बदले में क्या दिए? पैसा। माइक खरीदे, बदले में क्या दिए? पैसा। तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तुम कोई भी कमोडिटी खरीदो, बदले में तुम क्या दोगे? पैसा। तो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये काम करता है। कोई भी कमोडिटी को खरीदने के लिए बदले में तुम मनी दोगे, ये मनी का फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। कोई भी सामान का वैल्यू किस में मेजर होता है? मनी में। भाई ये घर कितना में लिए? 20 लाख, 25 लाख। बाइक कितना में लिए? 1 लाख, 2 लाख। कपड़ा कितना में लिए? 500, 600। समझ में आ रहा बात? तो जितना भी कमोडिटी है, गुड्स या सर्विसेज है, सब का वैल्यू किस में मेजर होता है? मनी में। तो मेजर ऑफ वैल्यू, ये 2 फंक्शन जो है ये प्राइमरी फंक्शन है मनी का। क्या क्या है बोलो? प्राइमरी, सेकेंडरी और नहीं टाइप्स ऑफ फंक्शन ने। प्राइमरी फंक्शन में कौन सा 2 आता है? प्राइमरी
हाँ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, याद रहेगा। चलो अब आते हैं सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में मनी का है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। इसका क्या मतलब है सर, समझ में नहीं आ रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, देखो मनी जो है ये स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स का फंक्शन भी परफॉर्म करता है। इसका मतलब पेमेंट्स टू बी मेड इन फ्यूचर और ऑल्सो स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। वो पेमेंट जो तुम अभी नहीं कर रहे हो फ्यूचर में करोगे, लेकिन उसको भी एक्सप्रेस किस में करते हो तुम, मनी में। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लोग मेरे पास क्लास ज्वाइन करने आए, ठीक है, तुम लोग बोले सर फीस कितना देना होगा, हम बोले फीस 2000, 1000, 1500, तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। वो पेमेंट जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं उसको भी तुम किस में मेजर कर रहे हो, मनी में। समझ में आया बात। हम ऐसे तो नहीं बोले बाबू एक महीना बाद तुमको 2 kg चावल देना होगा, 5 kg टमाटर देना होगा, नहीं, ऐसे किया नहीं। तो जो पेमेंट फ्यूचर में भी करना है तुमको, वो भी किस में मेजर किया जाता है, मनी में। ये कौन सा फंक्शन है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। अब देखो मॉडर्न इकोनॉमी में बहुत सारा डिफर्ड पेमेंट्स होता है, जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट, सैलरीज, ये सब तुम फ्यूचर में पे करोगे। ऐसे तो नहीं ना जॉब ज्वाइन की और सैलरी मिल गया। लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी डिफर्ड पेमेंट होगा, क्योंकि इंटरेस्ट तुम लोन लेते साथ थोड़ी दोगे, फ्यूचर में दोगे। तो तुम इंटरेस्ट जो फ्यूचर में देने वाले वो भी मनी में तुमको बताता है कि भाई 1 लाख रुपए लोन लिए, टोटल 10,000 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो क्लियर हुआ फंक्शन। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का मतलब द मनी, द पेमेंट विच इज टू बी मेड इन द फ्यूचर आर ऑल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। चलो नेक्स्ट आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। इसको हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन किए ना। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है मनी को इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ स्टोर करके भी रखा जा सकता है। जैसे कि तुम्हारे पास आ गया कहीं से 2-3 करोड़ रुपया, छिपा के रख दो तुम उसको अपने पास, है ना। बट बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। तुम सामान को ज़्यादा दिन तक, जैसे कि फॉर एग्जांपल बार्टर सिस्टम में तुम उगाए गेहूँ, वीट, और ये एक फॉर्म ऑफ वेल्थ है, बट वीट को क्या तुम 2 साल रख दोगे, 1 साल रख दोगे, नहीं, खराब हो जाएगा वो। तो बार्टर सिस्टम में स्टोर ऑफ वेल्थ वाला कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा नहीं था। ये प्रॉब्लम सॉल्व किया मनी, बिकॉज पीपल कैन कीप मनी इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ। क्लियर पॉइंट। और मनी जो है ये सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल और कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ स्टोरिंग वेल्थ है। चलो तीसरा फंक्शन क्या है मनी का, तीसरा सेकेंडरी फंक्शन क्या है मनी का, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। क्या मतलब है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का, देखो मेरे हाथ में अगर 1000 रुपया है तो वो 1000 रुपये हम तुमको दे दिए तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू तुम्हारे पास ट्रांसफर हो गया, इजीली ट्रांसफर हो गया। बट अगर मान लो मेरा घर है, हम बोले जाओ तुम्हारा, तो इतना आसानी से तुम्हारा हो जाएगा वो, नहीं। मनी ऑल्सो सर्व्स एज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इसी वजह से मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू के वजह से ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी को माना जाता है। अब हम तुम्हारे दुकान में गए, समझ लो बात, हम तुम्हारे दुकान में गए और दुकान में जाकर हम तुम्हारे सामान खरीद लिया 1 लाख रुपये का, और हम बोले भाई हम तुम्हारा 1 लाख का सामान खरीदा, मेरा गांव में 1 लाख का खेत है, लो खेत तुम ले लो, तुम ले लोगे? ये नहीं नहीं नहीं, क्योंकि इजीली ट्रांसफर नहीं है, वैल्यू इजीली ट्रांसफर नहीं हो जाएगा। तुम बोलोगे भाई ड्रामा बंद करो, 1 लाख रुपये हमको कैश दो या चेक दो। क्यों? क्योंकि मनी का वैल्यू इजीली ट्रांसफरेबल है। मेरा हाथ में 1 लाख है, तुम्हारे हाथ में भी गया तो उसका वही वैल्यू है। समझ में आए बात? बट लैंड जो है वो इजीली ट्रांसफर नहीं होता है, पेपर वर्क करो, रजिस्ट्री करो, ये करो, हेन तेन, तब होगा। समझ में आ रहा है बात? तो तीसरा फंक्शन क्या है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो देखो 3 फंक्शन क्या है सेकेंडरी फंक्शन का, मनी का, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। बहुत अच्छा। चलो अब हम लोग आगे आते हैं, कंटिंजेंट फंक्शन। ये थोड़ा टफ है, इसको थोड़ा समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो तो कैमरे में मारे है, आधार है पूरा, इसको थोड़ा ऐसे कर दो। तो देखो कंटिंजेंट फंक्शन में पहला है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। एक रैशनल कंज्यूमर अगर है, हाँ सब बता रहे, एक रैशनल कंज्यूमर है तो वो चाहेगा कि हम अपना यूटिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा, रैशनल कंज्यूमर मतलब समझदार,
दिमाग वाला, होश हवास में, तो वो चाहेगा कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी ऑब्टेन्ड हो। समझ में आ रहा बात? अगर हम 10 रुपया दे रहे हैं तो 10 रुपये से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए, मज़ा उठा पाए, तो इसी को बोला जाता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। अब ये कैसे करके होगा? विद द हेल्प ऑफ मनी। अब इसको डिटेल में पढ़ने के लिए ना चैप्टर नंबर 3 समझना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 3 अभी तुम लोग को पढ़ाई नहीं है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट तुम लोग को उतनी अच्छे से समझ में अभी नहीं आएगा, ठीक है? तो इस पॉइंट को छोड़ते हैं, जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ाएंगे तो डिटेल में समझ में आएगा पैसा कैसे करके यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करते हैं। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट्स। हमको लेबर रखना है, हमको स्टाफ रखना है, हमको सर्वेंट रखना है। फैक्टर इनपुट मतलब समझ रहे हो, कोई कमोडिटी को बनाने के लिए जो सामान यूज होता है उसको बोला जाता है फैक्टर इनपुट्स। ये भी तुम किसके मदद से इंप्लॉय करोगे? मनी के मदद से। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास कौन काम करेगा? कोई काम नहीं करेगा, ठीक है? तो फैक्टर इनपुट्स को इंप्लॉय करने में भी क्या लगेगा? मनी। तो मनी का दूसरा फंक्शन है, दूसरा कंटिंजेंट फंक्शन है एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स को हाँ, कोई को भी हायर करने के लिए, मटेरियल खरीदने के लिए, रेंट लेने के लिए, दुकान को रेंट में लेने के लिए पैसा तो लगेगा ना। तो ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट्स, फैक्टर इनपुट्स को एम्प्लॉय करने में हेल्प करता है। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। देखो नेशनल इनकम कैसे करके डिस्ट्रीब्यूट होगा लोगों में? नेशनल इनकम, पैसा लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? विद द हेल्प ऑफ मनी। समझ में आ रहा है बात? जैसे कि तुम काम किए तो तुमको क्या बोल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो अर्श के पापा जो है सलान में काम करते हैं, तो एंड में सैलरी देते हैं या बोलता है जाओ 10 डब्बा बिरयानी ले जाओ? ऐसा करेगा नहीं। तो इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? मनी से। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हुआ पॉइंट? बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम जो चलता है वो भी ऑन द बेसिस ऑफ मनी ही चलता है। उधार ले रहे हो, या हम बोलते हैं ना भाई उधार चाहिए या उधार लेना है, तो उधार भी किस में लेते हो? पैसा में, है ना? ऐसे थोड़ी बोलते हैं हाँ या दो के, ये भी होता है, ऐसा नहीं है। बट मेनली जो क्रेडिट सिस्टम है उसका बेसिस क्या है? मनी। अगर तुम कोई सामान भी उधार में ला रहे हो तो बाद में उसको क्या दोगे? पैसा। ऐसा होगा मोदी को बोल रहे हैं भाई 5 केजी चावल ले दो, अगला हफ्ता 5 केजी चावल वापस कर देंगे, भगा देगा मार के वो, है ना? तो क्रेडिट सिस्टम को भी बेसिस क्या है? मनी। क्लियर हो गया? ये सब था वेरियस फंक्शंस ऑफ मनी। क्लियर? कोई डाउट? इंपॉर्टेंस ऑफ मनी सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ना है उसको। अब आते हैं सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी का क्या मतलब है? सप्लाई ऑफ मनी रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। देखो सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल है इन द इकोनॉमी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट, मीन्स ऑफ पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब पेमेंट में जो सर्कुलेट हो रहा है और जो स्टोर किया हुआ है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लाई ऑफ मनी। अब सप्लाई ऑफ मनी का ना अलग अलग कंपोनेंट्स है, ठीक है? एक है M1 सप्लाई ऑफ मनी, दूसरा है M2 सप्लाई ऑफ मनी, फिर है M3 सप्लाई ऑफ मनी, और फिर है M4 सप्लाई ऑफ मनी। तुमको कुछ नहीं करना है, और M0 सप्लाई ऑफ मनी। तुमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है ना, बस सबका मीनिंग पढ़ लेना है और कैलकुलेशन मतलब क्या क्या आ रहा है। देखो M1 सप्लाई ऑफ मनी को बोला जाता है नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी। M1 सप्लाई ऑफ मनी को बोला जाता है नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी। M1 सप्लाई में क्या क्या आता है? M1 सप्लाई में आएगा करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, पब्लिक के पास जो करेंसी है, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। ध्यान से समझो, जो करेंसी पब्लिक के पास है प्लस बैंक में जो डिमांड डिपॉजिट्स है, बैंक में जो डिपॉजिट्स किया हुआ है, ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा M1 सप्लाई ऑफ मनी। हम लोग के पास पैसा है, हाँ, और बैंक में जो हम लोग का डिपॉजिट है, हम लोग का जो डिपॉजिट है वो क्या हो जाएगा? M1 सप्लाई ऑफ मनी। M2 सप्लाई ऑफ मनी में क्या होगा? M2 सप्लाई ऑफ मनी में टाइम डिपॉजिट्स को ऐड कर देंगे। करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड विद द बैंक, एंड तीसरा टाइम डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। देखो डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है सेविंग्स डिपॉजिट वाला पैसा, और टाइम डिपॉजिट मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट वाला पैसा। समझ में आ रहा है बात? डिपॉजिट अलग अलग तरीका का रहता है ना। तो अगर करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस सेविंग्स डिपॉजिट्स में जो पैसा है ऐड कर दिए M1 सप्लाई ऑफ मनी, इसमें अगर फिक्स डिपॉजिट वाला पैसा भी ऐड कर दिए तो हो जाएगा M2 सप्लाई ऑफ मनी।
समझ में आया ना बात, फॉर्मूला की तरह। अब आते हैं सर M3 सप्लाई में आ जाते हैं। M3 सप्लाई में क्या है, M3 में M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद दी कमर्शियल बैंक। M1 में जो है वो आ जाएगा प्लस टाइम डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक में है वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। और M4 में M3 आएगा, मतलब M3 सप्लाई ऑफ मनी में जो जो आ रहा है वो सब आएगा, प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद द पब्लिक विद द पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। एकदम इजी, बस तुमको याद कर लेना है, ठीक है, एकदम याद कर लेना है तुमको। M1 में क्या क्या आ रहा है, M2 में क्या क्या आ रहा है, M3 में और M4 में। क्लियर हो रहा है ना। अब आते हैं M0। M0 सप्लाई ऑफ मनी में क्या क्या आता है, करेंसी इन सर्कुलेशन, करेंसी ऑफ डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक विद RBI, अदर डिपॉजिट विद RBI। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। M0 में क्या क्या आएगा, इधर देखो, M0 सप्लाई में आएगा जो करेंसी सर्कुलेशन में है वो, प्लस कमर्शियल बैंक का जो RBI के पास डिपॉजिट किया हुआ है, कमर्शियल बैंक अपना पैसा जो RBI के पास रखा है, SBI डिपॉजिट किया, हाँ RBI के पास, SBI RBI के पास डिपॉजिट किया है वो आ जाएगा, प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI, और जितना भी डिपॉजिट RBI के पास है सब आ जाएगा। तो ये तीनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, M0 सप्लाई ऑफ मनी। क्लियर पॉइंट। अब आता है एक हाई पावर्ड सप्लाई ऑफ मनी। हाई पावर्ड मनी का क्या मतलब है, सेंट्रल बैंक के पास जो मनी है उसको बोला जाता है हाई पावर्ड मनी, ठीक है। हाँ, सेंट्रल बैंक के पास जो मनी है उसको बोला जाता है RBI के पास जो मनी है वो है हाई पावर्ड मनी, ठीक है। और हाई पावर्ड मनी के ऊपर सेंट्रल बैंक का डायरेक्ट कंट्रोल रहता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया पॉइंट, कोई डाउट। चलो अब आते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब होता है द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि इकोनॉमी में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज है सबका दाम कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो देखो कुछ वर्ड्स जो हम यूज किए सब आना चाहिए इसमें। कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। अगर एक सामान महंगा होता तो इन्फ्लेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मीट का दाम बढ़ गया तो हम लोग बोलेंगे इन्फ्लेशन आ गया बाबा, महंगाई आ गई। नहीं, महंगाई का मतलब होता है हर एक सामान जो है महंगा हो रहा है, दाम बढ़ रहा है, तब हम लोग बोलते हैं महंगाई आ गया, इन्फ्लेशन। समझ में आया बात। तो इन्फ्लेशन मीन्स द इंक्रीज इन द एवरेज प्राइस लेवल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। गुड्स एंड सर्विसेज जितना भी इकोनॉमी में है सबका एवरेज प्राइस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब देखो इन्फ्लेशन दो वजह से होता है, दो रीजन है इन्फ्लेशन का। एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। महंगाई दो वजह से होता है, दो रीजन है, एक है डिमांड पुल और एक है कॉस्ट पुश। अब डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का क्या मतलब है समझो, इसका बस मीनिंग पढ़ना है तुम लोगों को। अगर एक कमोडिटी है उसका डिमांड बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है तो उसका प्राइस भी क्या होगा, बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पे प्राइस क्यों बढ़ा, सामान क्यों महंगा हुआ है, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है। तो ये जो महंगाई हुआ है डिमांड के बढ़ने की वजह से हुआ। इस महंगाई को, इस इन्फ्लेशन को हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड बढ़ने के वजह से महंगाई को बढ़ा दिया गया, महंगाई बढ़ गया है, इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्लियर पॉइंट, कोई डाउट। अब आते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है बाबू, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब होता है तुम जो सामान बना रहे हो उस सामान को बनाने का खर्चा बढ़ गया, तो खर्चा बढ़ गया तो उसका दाम भी बढ़ जाएगा। जैसे कि हम अगर मान लो ये माइक बना रहे हैं, माइक बनाने में पहले 500 खर्च होता था, अब इस खर्च हो रहा है 700, तो हम इसका दाम भी बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है बात। तो ये महंगाई क्यों हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के वजह से, तो इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो समझ में आया डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। चल ये चैप्टर हम लोग हो गया यहीं पे कंप्लीट।